हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिश फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें सबसे पहले फील्ड को समझना होगा। फील्ड क्या होता है? जैसे क्रिकेट फील्ड। तो फील्ड का मतलब यह हुआ कि हम यहां पर बात कर रहे हैं किसी रीजन की, किसी स्पेस की। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ए रीजन और स्पेस की बात कर रहे हैं। ए रीजन और स्पेस किसके अराउंड? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किसके अराउंड बात करेंगे? चार्ज के अराउंड। ए रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहां पर क्यू चार्ज प्लेस किया गया और यहाँ का रीजन तो बहुत सारा हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ पर सारे रीजन की बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन की बात करूंगा जिस रीजन में इस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा हो। अब आपको ये पता है कि ये एक सिंगल चार्ज कभी खुद से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक्सर्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप खुद की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरे मासेस की वजह से आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो कोई तो रीजन होगा, कोई रीजन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करेगा, जिसके अंदर जैसे ही चार्ज एंटर करेगा, कोई दूसरा से क्यू नॉट चार्ज जो है एंटर करेगा, वैसे उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी ए रीजन और स्पेस around a charge in which it experience electric force due to other charge, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बाहर से कोई स्मॉल चार्ज से क्यू नोड यहां पर लेकर के आ सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखने के लिए कि क्या इलेक्ट्रिक फोर्स यहां जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। देन यू गेट द आंसर, यस, एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा। ऐसे स्मॉल चार्ज जिसको आप टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हो, इस चार्ज को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। So this is about the electric field. Now इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें और इसकी क्या वैल्यू होती है, ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है E से, और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम एक वेक्टर भी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। What is the electric field? Electric field is force per unit test charge. You can also define electric field as this. लेकिन ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दिस इज मैथमेटिकली, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब ये हुआ कि ये चार्ज इस चार्ज को या ये चार्ज इस चार्ज को कितने इलेक्ट्रिक फोर्स पर एक्सर्ट जो है वो इसको कर रहा है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ये भी तो निर्भर करना चाहिए। देखिए, टेस्ट चार्ज का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और क्यू का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब दोनों का आप नजदीक लेकर के आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है। हो सकता है ये प्लस चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज हो, तो अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है ये दोनों क्या है? लाइक चार्जेस हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये हमने प्रॉपर्टी में जाना था चार्जेस के। तो यहां पर यह है कि स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टेस्ट चार्ज इसके ऊपर। तो देखते हैं, स्ट्रेंथ जब निकाली जाती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, तो हम क्या लेते हैं? उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हम कैसे निकालें? ये तो हमने कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही जान लिया है। इसकी वैल्यू कितनी है होती है? इसकी वैल्यू होती है कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कितना है, विच इज क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के बीच में। हमें तो गिवन नहीं है चार्ज कितना है, इसलिए हम खुद से ही अज्यूम करते हैं
कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। कितना डिस्टेंस है, r है, तो ये कितना आ जाएगा, r² बाय कूलम्ब्स लॉ, एंड दिस डिवाइडेड बाय q नॉट। कहां से आया ये, बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए यहां से इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा, q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इनटू 1 बाय q नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट आंसर एज q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इतना आंसर आ जाएगा। ये क्या आया है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है फॉर ए सिंगल चार्ज q, फॉर ए सिंगल चार्ज q। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए सपोज कीजिए हमने Q नोट यानी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब ली, ठीक है। अगर आप इसको 1 कूलम्ब कंसीडर करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको 1 कूलम्ब कंसीडर करेंगे, सो इफ Q नॉट इज कंसीडर्ड टू बी 1 कूलम्ब, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, फोर्स के बराबर ही होगी, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज। So it is defined as the force exerted by charge of 1 coulomb on another charge। अब ये चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, कैपिटल Q भी हो सकता है, and so on। This is the electric field strength। Also we see electric field is a vector quantity। Electric field is a vector quantity। जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है तो फिर मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ वो तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है यहां पर। लेकिन वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जब भी आप इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई करनी होगी और स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो यूनिट क्या आ जाएगी यहां से, देखिए फोर्स की यूनिट देखिए क्या होती है, न्यूटन पर चार्ज की क्या होगी, कूलम्ब। सो न्यूटन पर कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद देखते हैं इसके डायमेंशंस क्या होंगे। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है, क्यू नॉट क्या होता है, करंट इंटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय आई इंटू टी, m इंटू velocity, this is the change in the velocity, final minus initial। so velocity का क्या फॉर्मूला होता है, length per unit time, so L by t square divided by I into t, or you say that m1 L1 t minus 2, this is t। m1 L1 t minus 2 and करंट की क्या यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, सो एम्पियर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम इमेजिनरी लाइंस से, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड करती हैं, तो हम ब्रैकेट में ये चीज लिख देते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस मे एक्सटेंडेड। में क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट करके नेगेटिव साइन की तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ऐसा हम आगे जाकर के प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने में यूज किया है। सिंगल चार्ज के लिए हमेशा इंफिनिटी टेंड करेगा। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस में एक्सटेंडेड टू infinity, and these are called electric lines of forces. Electric lines of forces. तो अभी हमें ड्रा तो करना पड़ेगा किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ओरिजिनेट करती हैं, स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से। यानी कि जैसे सपोज कीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नेट, तो वहां उस सरफेस से स्टार्ट करते हुए ये टर्मिनेट कहां करेंगी? एक नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ, या जिसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके सरफेस पर ये क्या करेंगी? टर्मिनेट करेंगी या फिर एंड खत्म करेंगी। सो दे ओरिजिनेट from positively charged body surface to and terminate या फिर end at negatively charged body surface. They originate from positively charged body surface and they terminate or end at the negatively charged body surface. ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है इसको, इमेजिनरी लाइंस हमें सपोज करना होता है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम शो करेंगे तो लाइंस में कहीं सडन ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए। नो सडन ब्रेक्स, नो सडन ब्रेक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ऐसा क्यों? Why there are no sudden breaks? सपोज कीजिए सडन ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ओरिजिनेट किया और यहां पर सडन ब्रेक होकर यहां पे आ गई। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और हमने कहा था ओरिजिनेट करती है तो ये आगे की तरफ आएंगी, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे ओरिजिनेट, दैट मींस आउटसाइड टू दिस पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पर अगर ये ब्रेक कर जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो टेस्ट चार्ज ये है, या ये जो चार्ज है, ये क्या हुआ? जंप किया इधर, ये इधर जंप किया। अब जंप हो सकता है क्या पॉसिबल? जंप पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब सडन ब्रेक का मतलब क्या हो गया? सडन ब्रेक का मतलब हो गया देयर इज क्या होगा? जंप इन चार्ज फ्रॉम वन प्लेस to another, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या फॉर्म करेंगे? कंटिन्यूअस कर्व्स फॉर्म करेंगे। इस प्रॉपर्टी पर एक डायग्राम देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है।
तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जब आप ड्रा करेंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कहां की तरफ जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरफ जाएंगी, और कहीं पे भी सडन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो बना देते हैं इस तरीके से, एंड जो इसके पास में नहीं है दे आर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लाइक दिस। पॉजिटिवली चार्ज ओरिजिनेट करती हैं तो ये बाहर की तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन, और नेगेटिव के केस में अंदर की तरफ लाइक दिस। तो इस तरीके से आप और भी शो कर सकते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और भी शो कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि चार्जेस के पास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा शो करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज के पास में जो है यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या था, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर था, यही वैल्यू आ रही थी आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यही वैल्यू आ रही थी फॉर ए सिंगल चार्ज। यानी कि Q पर निर्भर कर रहा है कि Q का कितना मैग्नीट्यूड है, अगर Q का ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी उसके नजदीक ज्यादा होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं। सपोज कीजिए बना दिए क्लोज लूप्स, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये क्लोज लूप बन गया, तो यहां पर ये फेल होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। मैंने क्या कहा था, कंटिन्यूअस होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 फेल है यहां पर, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में ओरिजिनेट करती हैं। यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से यहां से ओरिजिनेट कर रहा है और यहां पर पॉजिटिव में ही टर्मिनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव में टर्मिनेट करने लग रहा है, एंड करने लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट वायलेट्स प्रॉपर्टी नंबर 1, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्लोज लूप्स कभी नहीं बनाएंगी। आल्सो क्लोज लूप नहीं बनाने का मतलब एक और भी होता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें वर्क डन जो है, नेट वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। ये निर्भर नहीं करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, दे डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। यानी कि जिस भी मास या फिर जिस भी चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, तो ये निर्भर करेगा कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। ये डिस्टेंस पर जो है निर्भर नहीं करेगा कि कितना डिस्टेंस है। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, नॉर्मल होती हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैरी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर वायर हो गया, नाइक्रोम हो गया, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। सो they always lie normal to the surface of a conductor। कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या करती हैं, लाई करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मली लाई करती हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी सेज दैट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस never intersect each other, never intersect each other, never intersect each other। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो फिर क्या होगा, चलिए मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर गई, ये वाला और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। इस पॉइंट पर मान लीजिए इंटरसेक्ट करिए, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसा टेंजेंट आएगा, ठीक है। ये टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन इधर की तरफ। सपोज करिए इस वाली लाइन के लिए आप एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इधर की तरफ, और इसकी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के
दो यहां पे क्या हो रहे हैं, डायरेक्शंस हो रहे हैं। कैसा हो सकता है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो रही हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम कहेंगे they do not intersect, they never intersect each other because if they intersect, अगर इंटरसेक्ट कर भी जाती हैं, if they intersect there are two possible directions किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और this is not, it is not possible, which is impossible, ठीक है। So these are the properties of electric lines of forces. आइए अब कुछ ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मान लीजिए ये अपने पास एक प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, और ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रा कर ली हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, ओरिजिनेट करती हैं। तो हमने क्या कर दी, ओरिजिनेट कर दी, इवन ओरिजिनेट फ्रॉम दिस। एंड रिमेंबर, इफ दिस इज ए कंडक्टर, डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गलत हो जाएंगी। इस तरीके से नेगेटिव में ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। They terminate on this surface, so this looks like this. अब आप इसके लिए ड्रा करेंगे तो किस तरीके से होंगे, देखिए, they originate from the positive sign, they originate from the positive sign, so they looks like this, and in between them they never intersect each other, they never form closed loops। और प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही थी कि they always originate। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे then they will terminate at the positive sign which violates, ठीक है, जो कि क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 को वायलेट कर देगी। तो इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, और भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, but they never intersect each other। So this is like electric lines of forces। In the last एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको, and the question says 4-point charges are placed at corners of a square as shown in the figure below। ये फिगर आपको गिवन है, +q चार्ज है, -2q चार्ज है, -q और +2q चार्ज है, और स्क्वायर का जो साइड है वो कितना गिवन है, a गिवन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर गिवन है, the center is O, this is -q, sorry +q, this is -q, -2q and +2। ठीक है, सब चार्जेस की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बाकी अदर चार्जेस यहां प्रेजेंट हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। +q जो है, इसकी वजह से सेंटर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी बाहर की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए भी बाहर की डायरेक्शन में, -2q के लिए अंदर की डायरेक्शन में, क्योंकि दे टर्मिनेट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्जेस, इधर भी टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्जेस। और आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आपने फाइंड आउट करना है कि कितना यहां पर जनरेट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस हमें a गिवन है, स्क्वायर की साइड में क्या गिवन है, a गिवन है। तो डायगोनल कितना होगा, कोई पूछे तो, ये 90 डिग्री है, देन पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल कितना होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मींस √2a। तो O से लेकर के किसी भी चार्ज तक का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ दैट, क्योंकि डायगोनल का हाफ है, सेंटर की बात कर रहे हैं हम, √2a/2, that means a/√2। So this is a/√2, this is a/√2, a/√2 and a/√2। ये सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टेंसेस हो जाएंगे। तो अब सारे चार्जेस की वजह से हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। -q की वजह से कितना होगा,
माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा डिवाइडेड बाय 4π0 और क्या फॉर्मूला है आर स्क्वायर कितना है डिस्टेंस देखिए a/√2 सो a/√2 का होल स्क्वायर इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी q डिवाइडेड बाय 4π0 q डिवाइडेड बाय 4π0 फिर इसको सॉल्व करेंगे a² 2 आएगा ये a² 2 दैट मींस q डिवाइडेड बाय 2π0 a² ये आ जाएगा। सिमिलरली प्लस q के लिए भी यही आएगा है ना प्लस q के लिए भी यही वैल्यू आएगी कितनी q डिवाइडेड बाय 2π0 a² क्योंकि डिस्टेंस भी सेम a/√2 और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है q ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें -2q की वजह से देखें तो -2q की वजह से तो -2q का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4π0 और a/√2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2q डिवाइडेड बाय 4π0 a² by 2 or is that 2q divided by 2π0 a² and similarly e plus 2q की वजह से भी यही आएगा 2q divided by 2π0 a²। ये मैंने क्या किया सभी चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट O ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है सभी चार्जेस की वजह से। अब हमें जाना है डायरेक्शन पे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम है और कैंसिल हो रहा हो ऐसा नहीं है क्योंकि सारे चार्जेस देखें तो सभी चार्जेस जो हैं यहाँ पर +2q है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ कितना है +q है। सपोज कीजिए यहाँ +2q होता तो +2q होता तो चार्ज भी सेम है इधर भी चार्ज सेम है डिस्टेंस भी सेंटर O से सेम था और अपोजिट साइन में लग रहे थे तो हम कैंसिल कर देते लेकिन इस केस में कैंसिल नहीं होंगे दोनों आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट साइन में लग रहे हैं। अब देखें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है +2q का ज्यादा है या +q का ज्यादा है +2q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी ज्यादा होगी देन दिस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायगोनल से दिस डायगोनल इज AC डायगोनल के अबाउट पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा AC पर AC डायगोनल इसकी बात कर रहा हूं AC डायगोनल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा +2q की वजह से कितना है +2q की वजह से एंड -+q की वजह से कितना है ये आ जाएगा द वैल्यू ऑफ 2q इज दिस सो 2q डिवाइडेड बाय 2π0 a² माइनस और q की वजह से कितना है q डिवाइडेड बाय 2π0 a² एंड दिस कम्स आउट टू बी q डिवाइडेड बाय 2π0 a² ये आ जाएगा अपने पास। सिमिलरली हम बात करते हैं BD डायगोनल की। अगर हम BD डायगोनल की बात करें BD डायगोनल की तो BD डायगोनल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये कितनी होगी किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है -2q का सो -2q माइनस और इसका कितना वैल्यू आएगा यही वैल्यू थी इसकी 2q डिवाइडेड बाय 2π0 a² -q divided by 2π0 a² and this comes out to be same as q divided by 2π0 a²। ठीक है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहां पर भी लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो दोनों का जो है रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ठीक है इनसाइड इन दोनों में केस में देखें तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा +2q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन ठीक है। तो अगर हम डायग्राम देखें दोबारा से बना करके रिजल्टेंट इसका ये आएगा इस डायगोनल की तरफ से इसका इधर की तरफ आएगा सो गेटिंग इस तरीके से आपको मिलेगा ABCD और इस डायगोनल की वजह से इधर और इस डायगोनल की वजह से इधर एंड दिस इज पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग BD नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग AC और ये क्या होगा दिस इज द रिजल्टेंट this is the resultant at point O this is the resultant at point O ठीक है तो इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए 90 डिग्री का एंगल है ये देखें तो ये 90 डिग्री का ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री और जब 90 डिग्री दो वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है √ E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 90 degree. This becomes to be 0. So √ E1 square plus E2 square और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
along the AC diagonal, along the BD diagonal कितना वैल्यू q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a टू द पावर 4 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। then this becomes this, so 1 by root 2 and q divided by pi epsilon naught a square, this is your answer, this is your answer। डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है, ये कौन सी डायरेक्शन है वाली, ये डायरेक्शन है प्लस j कैप, सो प्लस j कैप इज द डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके एसआई रेट, इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके डायमेंशंस देखे हमने, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, और फिर उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।